मैं नहीं कह रहा हूं कि अतीक आईएसआई के एजेंट नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूं कि अतीक अहमद ने यह नहीं कबूला कि वो लश्कर तैयबा से जुड़ा था। मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान से उसके पास हथियार नहीं आते। एजेंसी पर सवाल है, वो बताएं कि कब वो आईएसआई का एजेंट था। क्या 2014 के बाद देश में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी क्या? तब एजेंसियां क्या कर रही थी? अतीक तो 2023 में मारा गया ना, तो 14 से 23 लगभग 10 साल क्या हो रहा था? 60,000 करोड़ नेपाल के रास्ते से आ रहा था, ये जानकारी हमको मिल गई थी, पर हमारे सर्च इंजन्स में, एजेंसीज में इतनी दम नहीं थी कि उसको नेपाल में ट्रेस करके रोक पाते। कहीं से तो पत्रकारिता का कोर्स किया होगा, कहीं से तो करियर की शुरुआत की होगी, तो कहीं से तो आईएसआई से शुरुआत की होगी ना उसने। तब एजेंसी क्या करती है? तो आप कह रहे हैं रियलिटी और फिक्शन का ऐसा घालमेल किया गया? घालमेल। तो इसका मतलब फिल्म में जो दिखाया गया है कि वो फेक करेंसी में शामिल था या वो आईएसआई के साथ संपर्क में था, तो ये मैनिपुलेट किया गया, झूठ बोला गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? दोस्तों, क्या अतीक अहमद का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से रिश्ता था? क्या वो पाकिस्तान से हथियार खरीदकर भारत में दहशत फैलाता था? ये सवाल हाल ही में आई फिल्म धुरंधर में दिखाए गए हैं और उसका जो एक किरदार है उसे लेकर काफी आपत्तियां हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि यह सब झूठ है और अतीक को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो इसी विवाद को समझने के लिए हमने आज उन शख्स से रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े जिन्होंने अतीक की जिंदगी को और उसके आपराधिक जीवन को बेहद करीब से देखा है। तो स्वागत कीजिए मनोज राजन त्रिपाठी जी का। मनोज जी, स्वागत है आपका। मनोज जी, पहले तो धन्यवाद एक बार फिर से हमारे निवेदन पर फिर से आने के लिए। और कह सकते हैं कि अतीक है वो आपकी ज़िंदगी से अलग हो नहीं रहा ना। जब लग रहा था कि अतीक की कहानी बहुत बार सुनाई जा चुकी है, तो फिर से अतीक चर्चा में आ गए। असल में मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है अतीक पर। मैं 2 किताबें लिख चुका था, तीसरी लिख रहा था, और लिखते लिखते वो किताब शंकर जी पर थी और थ्रिलर थी। लिखते लिखते अचानक अतीक का मर्डर होता है। अतीक से पुरानी वाकफियत है मेरी, भाई पत्रकार के नाते इलाहाबाद इलेक्शन कवर करना, स्वेट्स इंजीनियरिंग कॉलेज में जब उन्होंने वीसी और तमाम सारे प्रोफेसर के संग मारपीट की थी, तो उस दौरान रिपोर्ट करना, तब तो अतीक से मुलाकात होती रहती थी। लेकिन अतीक का मर्डर जिस स्टाइल में हुआ था, उस मर्डर को देखने के बाद, उस विजुअल को देखने के बाद मुझे अचानक लगा यार इस पर एक किताब लिखनी चाहिए। तो मैंने किताब लिखी कसारी मसारी। उस कसारी मसारी ने मुझे अतीक की अथॉरिटी बना दिया है। जो आपने कहा कि मतलब अतीक के बारे में आपको जितना पता है, एक्चुअली वो कहानी 52 दिनों की है। इधर उमेश पाल का मर्डर, उधर साबरमती जेल से निकला हुआ अतीक अहमद, और जिसका मर्डर इलाहाबाद में हुआ। इन 52 दिनों की वो पूरी कहानी है। कैसे वो साजिश रची गई, कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जिगैना आई, टर्की, अजरबैजान, ईरान, पाकिस्तान होती हुई, कैसे उसका मर्डर एग्जीक्यूट किया गया, कैसे मुन्ना बजरंगी जेल में मारा गया, कैसे मुकीम काला जेल में मारा गया, कैसे सुनील दुजाना को बाद में बेल पे आते ही एनकाउंटर हो गया उसका। विकास दुबे का भी उसमें जिक्र है। विकास दुबे का जिक्र इसलिए है क्योंकि जब अतीक साबरमती से आया तो ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं था जिस पर यह हेडलाइन न चल रही थी कि क्या अतीक की भी गाड़ी पलटेगी। तो मीडिया का थ्रस्ट था कि वो विकास दुबे की तरह क्या गाड़ी पलटेगी, तो शायद दे वांट कि गाड़ी ऐसे पलटे। लेकिन अतीक का मसला अलग निकला, और मीडिया के भेस में ही, मीडिया के भेस में 3 लड़कों ने जिगैना और वेल्थर से अतीक की हत्या कर दी, सरेआम, लाइव। इसलिए वो अतीक आई। तो मुझे लगता है कि मैं अतीक के नाम की चकल्लस मैंने जरूर पैदा कर दी। ये बुक 2.25 साल हो गए, आज तक नंबर 1 पर है कसारी मसारी। क्या बात। और चाहे वो नेल्सन हो, चाहे अमेज़न हो, जो भी हो, सबके सर्वे में आज भी किताब नंबर 1 करे हुए है। भला हो धुरंधर 2 का कि जैसे ही धुरंधर 2 रिलीज हुई और उसमें अतीक के 2-3 सीन दिखाए गए, किताब फिर ट्रेंड कर गई है। तो मुझे लगता है कि अतीक की चकल्लस का चकल्लस ही मैं हूं। इस वजह से बार बार अतीक मेरे साथ आता है, मेरे सामने आता है, और मुझे बार बार अतीक के बारे में बात करनी पड़ती है। बिल्कुल। और उसी चकल्लस की कड़ी में ताज़ा चकल्लस ये है कि जिस रूप में अतीक को दिखाया गया धुरंधर 2 में, और जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने खास तौर पर आपत्ति की कि उसे आप दिखा रहे हैं कि वो तो अवैध तरीके से हथियार लेता था या फेक करेंसी खपाता था, ये बदनाम करने की कोशिश है।
और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपने चूंकि उसको बहुत करीब से उसके आपराधिक जीवन को भी देखा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या अतीक इन कामों में इन्वॉल्व था? क्या वो अवैध हथियार लेता था? क्या फेक करेंसी वहां से लेकर खपाता था भारत में? मेरे ख्याल से एंड ऑफ 60s में अतीक का जन्म हुआ है कसारी मसारी में। बबूल के जंगल थे, वहां पे एक तांगे वाले के घर पैदा हुआ है वो। अतीक ने अपनी क्राइम हिस्ट्री का पहला मर्डर कसारी मसारी में किया। इसके बाद वो चांद बाबा का ड्राइवर बन गया। चांद बाबा उस समय डॉन नहीं होते थे, रंगबाज होते थे। चांद बाबा उस समय इलाहाबाद का रंगबाज था। अतीक ने चांद बाबा की 10 साल तक ड्राइवरी की है। उसके बाद जब चांद बाबा विधायकी का चुनाव लड़ रहा था, पहले वो कारपोरेटर था, कांग्रेस ने टिकट दिया था चांद बाबा को और अतीक ने निर्दलीय पर्चा भर दिया था। तो चांद बाबा ने अतीक को धमकाया कि तुम मेरे चेले हो, मेरे ड्राइवर हो, तुम चुनाव कैसे लड़ सकते हो? लेकिन अतीक माना नहीं। और जिस रात काउंटिंग चल रही थी उस चुनाव की, उस रात रिजल्ट आने से पहले चांद बाबा और उसके गैंग के कई लोगों को अतीक मार चुका था। और मारने के बाद एक जुलूस जो निकला काउंटिंग सेंटर से, वो जब पहुंचा है, वो टी स्टॉल में नाम दिमाग से उतर गया है, वो अतीक अहमद विधायक जिंदाबाद अतीक है, और अतीक अहमद ने वो चुनाव जीता निर्दलीय। यहां से अतीक उठता है। इसके बाद अतीक सोनेलाल पटेल यानी अपना दल, समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव, सलीम शेरवानी और अशोक वाजपेयी, पुराने वेटरन कांग्रेस के बड़े बेहतरीन और बड़े सिद्धस्त नेता हुआ करते थे, उन्होंने अतीक पर हाथ रखा। अतीक वो शख्स है जो 5 बार विधायक होने के बाद एक बार सांसद भी बना, फूलपुर से, जहां से नेहरू जी भी रहे, जवाहरलाल नेहरू बने। तो वो कहता था हम इलाहाबाद के जवाहरलाल नेहरू हैं, बताए दे रहे हैं। तो ये अतीक की स्टाइल थी बात करने की। तो अतीक सांसद बना। सांसद बनने के बाद जिस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार परमाणु संधि में जाने वाली थी, अतीक ने एक वोट कांग्रेस को दिया भी था, यूपीए की सरकार को दिया, और सरकार बची। वो सरकार जिससे लेफ्ट ने किनारा कर लिया था। तो कांग्रेस भी इस बात की हकदार है कि वो कहे कि अतीक का वोट भी उसने लिया था। समाजवादी पार्टी का तो समर्थन लिया था। बात बची मायावती की। तो गेस्ट हाउस कांड से लेकर मायावती हमेशा नाराज रही अतीक से, लेकिन अतीक ने की बीवी को, अतीक के मरने के कुछ दिन पहले बीवी को मेयर का टिकट दिया बहुजन समाज पार्टी ने। तो बहुजन समाज पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई इसमें। अखिलेश यादव जब आए, ही वॉज द मैन जिसने मंच पर अतीक अहमद को धक्का दिया, नहीं मेरे पास मत आओ। और अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी से 2017 में जब टिकट लिया, तो तब 2 फाड़ हो चुकी थी पार्टी, यादव परिवार, बिल्कुल मुलायम सिंह का परिवार 2 फाड़ हो चुका था। अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया था मुलायम सिंह ने, और शिवपाल यादव अपनी तरफ से अध्यक्ष होते हुए टिकट बांट रहे थे। तो शिवपाल यादव ने इसको अतीक अहमद को टिकट दिया। अखिलेश यादव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बन गए, पुनर्स्थापित हो गए, तो उन्होंने शिवपाल का दिया हुआ वो टिकट काट दिया। वो न्यू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स थी। यहां से अतीक का करियर खत्म होता है। वो अतीक जिसके खिलाफ 250 मुकदमे हैं, जिसके खिलाफ मदरसा कांड में छोटी छोटी बच्चियों के भी था, वो अतीक जिसने अपनी सांसदी सीट छोड़ने के बाद जो विधायकी की सीट खाली हुई, उसमें अपने भाई अशरफ को लड़ाया। लेकिन अतीक का ही चेला राजू पाल मायावती से टिकट ले आया और बसपा से लड़ने लगा। ठीक वैसे ही जैसे चांद बाबा अपने गुरु के खिलाफ अतीक लड़ गया था, वैसे ही राजू पाल अशरफ के खिलाफ लड़ गया। मेरे ख्याल से 2 बार या 3 बार उस पर हमले होते हैं, फिर उसकी शादी होती है पूजा पाल से, और 9 दिन बाद 5 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के राजू पाल की हत्या कर दी जाती है। फिर चुनाव होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं।
बाय इलेक्शन होने में पूजा पाल खड़ी होती है और अशरफ खड़ा होता है कि अब पूजा पाल हारती है, अब अशरफ जीतता है। वो राजू पाल, वो मदरसा कांड, चांद बाबा की हत्या, हमन जग्गा की हत्या, अपनी ही रिश्तेदार की बेटी अलकमा जो एक हिंदू ड्राइवर के साथ भाग गई थी, उसकी ऑनर किलिंग के अलावा अशोक साहू और ना जाने कितने लोगों को मारने वाले अतीक के खिलाफ कभी कोई मुकदमा साबित ही नहीं हुआ। पॉलिटिक्स अतीक की जेब में रहती थी। हर दल ने उसकी रक्षा की है, उसको कवच पहनाया है, उसके खून से भरे हुए कपड़ों को खद्दर पहनाई है। किसी सबने वो अतीक होर्स स्टाइल करता है उमेश पाल को, जो राजू पाल का दोस्त था और गवाह था, 2 करोड़ रुपए में। उमेश पाल जब अतीक यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो भागा यहां से, लेकिन गया कहां? साबरमती, गुजरात। यहां पर उमेश पाल को जमीन का पूरा धंधा सुपरवाइज करने के लिए दे दिया, मान के चलिए प्रॉपर्टी डीलिंग। उमेश पाल पैसा नहीं दे रहा था, जमीन का जो पैसा ले रहा था वो दे नहीं रहा था। वहां से अतीक ने उमेश पाल की हत्या करा दी और वो पहला मुकदमा था जिसमें अतीक को बाकायदा तौर पर सजा हुई। ठीक, पहला मुकदमा। बिल्कुल। 11 वो हाईकोर्ट के जजेस थे जिन्होंने अतीक के खिलाफ सुनवाई से ही इनकार कर दिया। 12वें ने सुना लेकिन बेल दे दी। वो अतीक अपने आखिरी दिनों में उमेश पाल हत्या के लिए जब धूमनगंज थाने में लाया गया, जब कसारी मसारी के जंगलों के एक खंडहर में जाकर उसने वो हथियार बरामद कराए जिससे उमेश पाल की हत्या की गई, वहां पुलिस की लिखत पढ़त में यह बात आई कि उसने कबूला है, खासकर अशरफ ने कबूला कि उसने कबूला है कि उसके आईएसआई से संबंध थे, वो पाकिस्तान से हथियार मंगाता था और ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए ये हथियार मिलते थे उसको। तो आप मेरी कसारी मसारी किताब का पहला पन्ना पढ़िएगा, उसमें ड्रोन से ही हथियार आ रहा है। बिल्कुल। और आप जो मनोज जी बात कर रहे हैं, 16 अप्रैल 2023 को हिंदू की रिपोर्ट है, उसमें जो बात अतीक का कह रहे हैं उसमें ये जिक्र है कि हाँ, अतीक ने खुद ये कबूला था कि मैं पाकिस्तान से अवैध हथियार हमने मंगवाए हैं और ड्रोन के जरिए ड्रॉप होते थे, और उसमें ये सारी बातें, और ये भी उसने कहा कि उसके आईएसआई और लश्कर तैयबा से भी रिश्ते थे। हिंदू की रिपोर्ट छोड़ दीजिए, हिंदू की रिपोर्ट छोड़, नहीं, हम इसलिए बात कर रहे हैं ठीक है, अभी उसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल चल रहा है नहीं ना, ठीक है, किसी को ये ना लगे कि मनगढ़ंत बात है। मैं आ रहा हूं। हिंदू की रिपोर्ट है, बयान दर्ज हुए, सब कुछ हुआ। कब हुए? जिस दिन उमेश पाल के मर्डर के हथियार उसने कसारी मसारी के खंडहर से निकलवाए, उस दिन यह बयान दिया धूमनगंज थाने में, बकौल पुलिस। अब आते हैं आईएसआई पे, अब आते हैं लश्कर तैयबा से। यूं संबंध हो गए थे क्या? लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक, संजरपुर से लेकर कश्मीर तक एक टुच्चा सा कीड़े के बराबर स्लीपर सेल होता है ना, उसको ट्रेस कर रही होती है आईबी, उसको ट्रेस कर रही होती है रॉ। नीरज जी यहां से बैठकर अगर पाकिस्तान 20 बार कॉलिंग करना शुरू कर देंगे ना तो आप निर्दोष हैं, लेकिन कॉलिंग आपकी ट्रेसेबल रहेगी। ये नहीं कि कोई सुन रहा है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप रेडर पर हैं। आप चाहे इंटरनेट कॉलिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो अतीक का 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, और आखिरी में योगी आदित्यनाथ जब सरकार बनी उस 2017 में भी सपा से लड़ रहा था, तब तक आईएसआई का एजेंट नहीं था वो, तब तक लश्कर तैयबा से उसके संबंध नहीं थे। और जिस दिन उसकी हत्या हुई उसके उसी दिन ही ये उसने बयान दे दिया था। तो तो अतीक के बयान से ही पता चला क्या कि वो आईएसआई का एजेंट था और लश्कर तैयबा से उसका साथ था। अरे आईएसआई से संबंध इस देश की सबसे थ्रेटन अलर्टनेस है, इस पर तो हर आदमी अलर्ट रहता है, एजेंसीज अलर्ट रहती हैं। तो ये सवाल तो एजेंसी नहीं, लेकिन इसमें मनोज जी बात ये है ना कि अगर किसी भी नेता को राजनीतिक वर्चस्व हासिल है, उसके ऊपर कोई बड़ा हाथ है,
तो फिर उसके बाद एजेंसीज क्या करेंगी? मैं यहाँ जिक्र करूंगा शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन को लेकर उस वक्त बिहार के जो डीजीपी थे उन्होंने रिपोर्ट अपनी दी थी, डीपी ओझा, है ना? और डीपी ओझा ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया था कि कैसे जो है शहाबुद्दीन दाऊद इब्राहिम से मिला था जब वो हज यात्रा करने गया था, और उन्होंने बाकायदा बताया था कि कैसे इन लोगों ने हिजबुल मुजाहिदीन से AK-47 खरीदे, कश्मीर के आतंकियों से इन्होंने हथियार लिए शहाबुद्दीन ने। ये सारी रिपोर्ट जब डीजीपी ओझा ने दी तब राबड़ी देवी की सरकार थी और उनको उनके पद से हटा दिया गया था। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जब एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और उसके बाद अगर राजनीतिक वर्दस्त हासिल है, राजनेताओं को लगता है कि इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर आदमी हमारे लिए बहुत फायदे का है। मतलब यहाँ तो मैं इस तरह की राजनीति की बात कर रहा हूँ जिसे आप एंटी नेशनल पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। अगर राजनीति का मिजाज ऐसा है, और तकरीबन हर स्टेट में, मतलब अतीक क्या कर रहा था, जो पार्टी ने उसको जब विधायकी का टिकट दिया, जब उसको सांसद बनवाया, तब वो 15 सालों से तो अपराध कर ही रहा था ना। तो ऐसा तो नहीं कि 2004 में जब वो फूलपुर से सांसद बना या सपा के टिकट पे, तो सपा को नहीं पता था कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टी को लगता है कि इसकी यूटिलिटी है तो हो सकता है बाकी चीजें इग्नोर कर दें, और अगर वो बाकी चीजें इग्नोर कर देंगे और खुद रक्षा मंत्री भी वो रहे हैं, तो फिर एजेंसी से कोई उस पर क्या एक्शन लेगा? तो सर जरा मुझे ये बताइए कि किसी व्यक्ति के ISI से और लश्कर तैयबा से संबंध है, ये मैटर किसका है? किसका मैटर है बताइए? देश का मैटर है, सेंट्रल का मैटर है। हाँ। क्या इस सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं थी क्या? क्या 2014 के बाद देश में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी क्या? तब एजेंसियां क्या कर रही थी? अतीक तो 2023 में मारा गया ना, तो 14 से 23 लगभग 10 साल क्या हो रहा था? वो बात करता था लश्कर तैयबा के लोगों से, वो लगातार कनेक्ट में था ISI के। हथियार आ रहे थे ड्रोन से। क्या इलाहाबाद के चकिया इलाके में गिर रहे थे क्या हथियार? पंजाब में गिर रहे थे और आप ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। सवाल तो एजेंसीज पे भी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना? मुलायम सिंह यादव स्टेट मैटर देख रहे हैं, स्टेट मैटर देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के सवाल पर मैं कोई सवाल ही नहीं कर रहा। फेल्योर है उनका, मान लिया फेल्योर है। 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, मारा तो 23 में गया। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। आपने कहा सेंटर का मामला है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस देश में सेंटर कैसे काम करता है? मोरारजी देसाई के वक्त में क्या हुआ था इंसिडेंट सभी को पता है ना, जब राव ने 50 लाख रुपए मांगे थे कि पाकिस्तान वहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है, नहीं देना चाहते केएन काओ के समय का मामला, और उल्टा उन्होंने वहां इन्फॉर्म कर दिया और हमारे एजेंट्स वहां मारे गए थे। वो तो कैथुआ वाला मामला जहां पे परमाणु संयंत्र बन रहा था, उस संयंत्र की सारी जानकारी हमको मिल चुकी थी। तब केएन काओ ने उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन हाँ, उसमें उस वक्त KGB हमारे साथ था, रशियन जो एजेंसी है वो हमारे साथ थी, और KGB दैट टाइम दे वर प्लानिंग कि इसको हम बॉम्ब करके खत्म करेंगे। वो मिली कैसे थी? कैसे पता लगा था रॉ एजेंट्स को कि यहाँ पे बन रहा है परमाणु संयंत्र? यहाँ पे कठुआ जो इलाका था, कौथा इलाके के पास एक डिसमेंटल फैक्ट्री थी जहाँ पे वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे जो जासूस थे, जो एजेंट्स थे, उन्होंने पिछले 1 साल से ये इंफॉर्मेशन KGB ने दी थी। उस इंफॉर्मेशन पर हमारे जो एजेंसीज के लोग थे पाकिस्तान में बैठे थे, जिनको आप उस वक्त का धुरंधर कह सकते हैं, जिसको आप उस वक्त का हमजा कह सकते हैं, वो हमजा वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन लगाने में लगे थे। मिली कैसे? एक बार कौथा इलाके के पास वो एक नौवे के पास एक बार्बर शॉप में बाल कटा रहे थे। उन्होंने बालों के कुछ सैंपल्स इकट्ठा कर लिए। जब उस सैंपल्स की टेस्टिंग हुई तो वो रेडियो एक्टिव निकले। जब वो रेडियो एक्टिव निकले, यहां से पता चला कि ये संयंत्र यहीं पे है और इसमें जो काम कर रहे हैं वो बंदे यहां बाल कटाने आते हैं। ये इंफॉर्मेशन केएन काओ, द चीफ ऑफ रॉ दैट टाइम, जिनको इंदिरा गांधी ने जब रॉ बनाई है तो पहले चीफ थे वो, उनको ये बात बताई गई। उन्होंने मोरारजी देसाई से पैसा मांगा कि हमें इस ऑपरेशन को ठीक करने के लिए इतने पैसे की जरूरत है, क्योंकि कुछ ब्लूप्रिंट्स हमको चाहिए थे, और पाकिस्तान के जो एजेंट थे, जो ऑफिसर थे, वो 50 लाख रुपया मांग रहे थे। सारी
वाइटल इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये इंफॉर्मेशन लीक होके जियाउल हक के पास पहुंची। जियाउल हक ने सारे एक एक रॉ एजेंट को पकड़ा और एलिमिनेट कराया। हमारे 250-300। इसमें मनोज जी थोड़ा मैं ऐड कर दूं ताकि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जियाउल हक तक पहुंची उसमें भी है कि मोरारजी देसाई ने खुद पाकिस्तान में अपने काउंटर पार्ट से बात की कि ये तुम लोग वहां पर ये कर रहे हो क्या। खुद हमारे प्रधानमंत्री ने ये ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है ये बात। जियाउल हक को ही इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। हाँ। और क्यों दी थी मालूम आपको? क्योंकि जियाउल हक वो शख्स था जो उनसे एक बोलते हैं स्वमूत्रपान, वो उनसे स्वमूत्रपान का फार्मूला पूछ रहा था, क्योंकि मोरारजी देसाई के लिए कथित तौर पर यह फेमस था कि वो स्वमूत्रपान करते हैं और उससे उनकी हेल्थ ठीक रहती है। जियाउल हक वॉज अ क्लेवर मैन। वो धीमे धीमे उनसे संबंध बनाए हुए था और उन संबंधों में एक नासमझी मोरारजी देसाई ने कर दी, जिससे हमारे एजेंट चले गए और कौथा का जो हम रेड हैंडेड पकड़ते उस वक्त पाकिस्तान को, वो मौका हमारे हाथ से जाता रहा। उन्होंने तुरंत कौथा की वो जो कुछ वहाँ चल रहा था वो सब डिसमेंटल कर दिया। वो सारा कुछ चला गया। वो बहुत बड़ा कांड था। वजह क्या थी? मोरारजी देसाई ने ऐसा किया क्यों? मोरारजी देसाई वॉज द पार्ट ऑफ कांग्रेस ना एक समय। मोरारजी देसाई को हमेशा ये लगता रहा कि जो रॉ है ये उन्हीं के ही नेताओं की जांच के लिए बनी हुई है, उन्हीं को रडार पर लेने के लिए बनी है, उन्हीं की जानकारी लीक करने के लिए बनी है। इसलिए वो रॉ के बिल्कुल खिलाफ थे। वो मान के चलते थे ये रॉ नहीं है, ये IWA है, इंदिरा गांधी रिसर्च विंग है। वो हमेशा ही समझते थे। इसलिए इस बात से वो नाराज थे और उन्होंने बजट नहीं दिया। हमारे बहुत सारे लोग चले गए। बात आती है शहाबुद्दीन की। डीपी ओझा ने अपनी रिपोर्ट में जरूर ये बात कही कि उसके दाऊद से संबंध थे, ISI से भी संबंध थे, सारी चीज थी। लेकिन राबड़ी देवी, वाइफ ऑफ लालू प्रसाद यादव, समर्थक ऑफ कांग्रेस, वो लोग थे ना, तो शहाबुद्दीन की वो रिपोर्ट किनारे कर दी गई। ओके है? बिल्कुल। इसका जवाब मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कौन से लोग थे, वो कौन सी रिपोर्ट थी जिसमें ये कभी कहा गया हो कि अतीक अहमद के ISI और रॉस उससे संबंध थे, लश्कर-ए तैयबा से? वो रिपोर्ट किस DGP ने दी, किस एजेंसी ने दी, किस अफसर ने दी, किस सरकार ने उसको ट्रैश कर दिया, कूड़ेदान में? चलिए हम रिपोर्ट को साइड में रखते हैं, क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट आप तो खुद अपने लेवल पे चीजें देखते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, और आपने तो उस पर किताब भी लिखी है, तो आपने जो पूरी अतीक की जर्नी देखी, इसलिए मैंने कहा बाकी लोग क्या कह रहे हैं मैं उसको दरकिनार कर देता हूं, है ना। तब बीच में आपने भी कहा था कि हिंदू की रिपोर्ट को छोड़िए, तो मैं अभी वही कह रहा हूँ, हिंदू की रिपोर्ट को छोड़िए। आपकी जानकारी क्या है? मैं जानता हूं। हाँ। मैंने आपसे जो कहा कि हिंदू रिपोर्ट छोड़िए, हाँ। क्योंकि मैं जानता हूं हाँ। कि अतीक अहमद ने जब मारा गया है और जब उमेश पाल वाले हथियार बरामद कराए गए, तब अतीक अहमद और अशरफ का खासकर यह बयान है कि ड्रोन ड्रॉपिंग से उनके पास हथियार आए, उनके ISI से संबंध है, उनके लश्कर-ए-तैयबा से संबंध है। मैं बात कर रहा हूं और उसके बाद मार दिया गया अतीक। बिल्कुल। मुश्किल से कुछ घंटों की बात थी, अतीक मार दिया गया। मैं बात कर रहा हूं, चलिए मैं नेटवर्क 18 में एडिटर था, मैं जी में एडिटर था, मैं दैनिक जागरण से शुरुआत किया, हिंदुस्तान में था। मैं कैसे बनाऊंगा पत्रकार? कहीं से तो मास कॉम किया होगा, कहीं से तो पत्रकारिता का कोर्स किया होगा, कहीं से तो करियर की शुरुआत की होगी, तो कहीं से तो ISI से शुरुआत की होगी ना उसने। तब एजेंसी क्या कर रही थी? 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद को एजेंसियों ने तब पकड़ा क्यों नहीं? ये उसकी मौत के ही कुछ घंटों के बीच में बयान आया और वो बयान खुद दे रहा है पूछताछ में। इससे पहले की रिपोर्ट कहां है? वो कोई हिंदू बताए मुझे, वो कोई पुलिस एजेंसी बताए मुझे, कोई भी एजेंसी, वो कोई IB रॉ बताए, गृह मंत्रालय कोई ऐसी रिपोर्ट दे कि भाई अतीक के खिलाफ तो 76 में ही ऐसा आ गया था, अतीक के खिलाफ तो 86 में ऐसा आ गया था, अतीक के खिलाफ 96 में ऐसा आ गया था, अतीक के खिलाफ 2006 में ऐसा आ गया था। चर्चा कर रहे हैं 2026 में बैठ के, मरा है 2023 में। चर्चा इसलिए हो रही है कि एक धुरंधर फिल्म आई है, उस धुरंधर फिल्म में उसको ISI का एजेंट दिखाया गया है।
भाई साहब, उस फिल्म में अतीक को 2016 में मार दिया गया है, जब फेक करेंसी के 60,000 करोड़ रुपए यूपी में डंप करने के लिए आ रहे हैं इलेक्शन में। उस वक्त ये मेजर इकबाल, जो इलियास है, जिसने ताज वाले हमले पर उस पर भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि इलियास नहीं है, वो मेजर इकबाल अलग है और इलियास अलग है। नहीं, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन ताज हमले के दौरान वही बात कर रहा था, वही बात कर लगातार सैटेलाइट में। वो अतीक से बात कर रहा है। अतीक से बात कंप्लीट होती है तो सान्याल साहब, यानी डोभाल साहब, वो एक डीजीपी के सामने बैठे, जो उस समय प्रशांत कुमार है, वो भी तो अतीक नहीं है, वो तो आतिफ है। वो बैठे और 2016 में फेक करेंसी जो आ रही उसमें अतीक शाम को मार दिया गया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, अरे 2-4 साल में कभी ऐसी रिपोर्ट आ गई। मैं नहीं कह रहा हूं कि अतीक, इस बात को क्लियर कर दूं एक बार, मैं नहीं कह रहा हूं कि अतीक आईएसआई के एजेंट नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूं कि अतीक अहमद ने यह नहीं कबूला कि वो लश्कर तैयबा से जुड़ा था। मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान से उसके पास हथियार नहीं आते। मेरी किताब का सारी मसारी का पहला पन्ना ही ड्रोन ड्रॉपिंग से हथियार आ रहे हैं, जिगैना वेल्थर सब आ रहा है, और इरफान खुर्जेवाला जो इस देश का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, वो वहां खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं था, बस मैं इतना सवाल खड़ा कर रहा हूं कि 70 से 75 से आज तक किसी एजेंसी ने ये क्यों ट्रैप नहीं किया, क्यों ट्रेस नहीं किया, क्यों ऐसी कोई कॉल नहीं पकड़ी, क्यों ऐसा कोई काम नहीं पकड़ा जिसमें अतीक ड्रग का काम करता हो, जिसमें अतीक फेक करेंसी का काम करता हो, जिसमें अतीक ने कोई एक्टिविटी लश्कर तैयबा या आईएसआई के जरिए देश में कराई हो, उत्तर प्रदेश में कराई हो। ये सारी चीजें एक धुरंधर फिल्म के आने के बाद क्यों हो रही है चर्चा? लेकिन मनोज, इसमें ये भी तो क्वाइट पॉसिबल है, ये भी तो पूरा संभव है कि एजेंसीज ने अपने लेवल पे सपोज इस तरह की रिपोर्ट तैयार की भी हो, लेकिन उस वक्त की राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती, उनके आकर नहीं चाहते हो कि ये चीजें सामने आए, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स को सूट ना करता हो। अब ये तो आपको या हमें किसी को नहीं पता ना कि ऐसी कोई रिपोर्ट दी गई कि नहीं दी गई। जैसे मैंने डीजीपी इनका जिक्र किया, ओझा जी का जिक्र किया, जब वो इस तरह की रिपोर्ट देते हैं तो बजाय उस पर एक्शन लेने की, जैसे कि सेम केस हुआ था 26/11 के मामले को लेकर भी, उसको लेकर भी खुफिया जानकारियां थी पहले कि इस तरह का हमला हो रहा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया गया था। तो एक काम करते नहीं रहे, हाँ। आज हम और आप धुरंधर के आने के बाद अतीक पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा एक कागज, ऐसी एक रिपोर्ट जो हमारे और आपकी जानकारी के बिना है कहीं पे, सरकार निकाल दे, बता दे कि हम तो ट्रेस कर चुके थे 80 में, 90 में ट्रेस कर चुके थे अतीक को। फिर वही बात, सरकार ने अगर कोई रिपोर्ट ऐसी थी तो पहली बात तो वो अब सामने आ जानी चाहिए, क्योंकि हम और आप बैठे हुए धुरंधर के बाद अतीक पर बात करने के लिए कि वो आईएसआई का था कि नहीं था। दूसरी चीज, अगर किसी सरकार ने दबाया है तो फिर वही बात, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं थी? क्या 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है? क्या 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं है? और इस पूरे अतीक के कांड से योगी आदित्यनाथ को क्यों हटाया गया? क्या वो विधानसभा का वो दृश्य किसी को नहीं याद है जब अखिलेश यादव ने कहा कि आप इसलिए अतीक को बचाना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी सहयोगी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है? तब योगी आदित्यनाथ ने ललकार के कहा था कि जिस माफिया को आपकी पार्टी ने पोषित किया और माला पहनाई है, वैसे माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दूंगा इस माफिया को। योगी आदित्यनाथ क्यों गायब है? साहब सुनिए, धुरंधर देखी आपने? बिल्कुल देख ली। शुरुआत में तमाम सारे बैनर्स के लोगो आ गए होंगे, प्रोडक्शंस के आ गए होंगे, सब कुछ आ गया होगा। फिर एक लगभग 60-70 सेकंड का एक डिस्क्लेमर है कि सभी मृत और जीवित पात्रों से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है, सब काल्पनिक है। दर्शकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत दी जाती है। अब यहां पे जब आप इस फ्रेम पर ध्यान देते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि पाकिस्तान ने आज तक हमारे खिलाफ कुछ किया ही नहीं है। आईएसआई ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया है, लश्कर तैयबा ने भी हमारे साथ कुछ नहीं किया। जो किया है दाऊद इब्राहिम ने किया है, क्योंकि आप देखिए सारे आदेश तो दाऊद इब्राहिम दे रहा है।
चाहे वो 60,000 की फेक करेंसी हो, चाहे वो हथियारों की सप्लाई हो, चाहे वो हमले की तैयारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, सब चीजें दाऊद इब्राहिम कर रहा है। और इनको डील यूपी में कौन कर रहा है? अतीक अहमद। 60,000 करोड़ नेपाल के रास्ते से आ रहा था, ये जानकारी हमको मिल गई थी, पर हमारे सर्च इंजन्स में, एजेंसीज में इतनी दम नहीं थी कि उसको नेपाल में ट्रेस करके रोक पाते। जबकि फेक करेंसी का काम करने वाले नेपाल के जो मंत्री रहे, मिर्जा दिलशाद बेग, परवेज टांडा, ये सारे लोगों का तो एलिमिनेशन हुआ है क्योंकि फेक करेंसी आती थी। आपके ही मंच पर बैठा हूं, आपके ही मंच पर यह बात बताता हूं, मैं हिंदुस्तान में उस दौरान काम करता था। रिजर्व बैंक का एक सीक्रेट करस्पॉन्डेंस मेरे हाथ लग गया। उसमें लिखा था, तब 1000 का नोट नहीं था, उसमें लिखा था कि क्वेटा और पेशावर, मुझे आज तक याद है, क्वेटा और पेशावर, इन दो जगहों से भारी मात्रा में फेक करेंसी इंडियन मार्केट में खपाई जा रही है, छपकर क्वेटा पेशावर में छप रही है, नेपाल के रास्ते और बांग्लादेश के रास्ते आ रही है। तो किया क्या था? कोई फेक करेंसी पकड़ी नहीं थी, उसमें यह तय किया गया था कि यह हमारा 500 का नोट है, यहां पे गांधी जी छपे होते थे, यहां पे एक वाटर मार्क होता था जिसको आप रोशनी में देखेंगे तो अशोक की लाट दिखाई देती थी। उन्होंने कहा कि अशोक की लाट और गांधी जी वाली तस्वीर की जितने भी 500 के नोट हैं, ये हूबहू छाप दिए हैं क्वेटा पेशावर ने। हम इस पूरी सीरीज को बदलेंगे, अब यहां भी गांधी जी रहेंगे और वाटर मार्क में अशोक की लाट हटा के वहां भी गांधी जी रहेंगे। इस गांधी जी को आप ऐसे देख सकेंगे, उन गांधी जी को आपको रोशनी में देखना पड़ेगा। 24 सिक्योरिटी मार्क्स और बढ़ाए गए नोटों में। रिजर्व बैंक ने कहा कि जितने भी बैंक हैं उनके पास आकर कोई भी कस्टमर 500 का नोट देता है तो आप इस सीरीज का, जो असली है लेकिन छप गया है वहां वैसा, उस नोट को अपने पास रखेगा। नई सीरीज जिसमें दोनों तरफ गांधी जी है, ये नोट उनको वापस करेगा। धीमे धीमे ये सारे नोट 500 के एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। मैं फिर कह दूं, उस वक्त एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ अशोक की लाट। कब की बात है? 97 क्या 98 की बात है। वो नोट वापस के, यानी इस तरीके से रिजर्व बैंक ने एक 2 महीने की मुहिम में ये सारी करेंसी को बदल देने की बात की। असली नोट वर्सेस असली नोट, ये असली नोट ले लिया, वो असली नोट दे दिया, ताकि वो जब मार्केट में आए तो अशोक की लाट वाला तुरंत समझ में आ जाए कि ये नकली नोट है। ठीक, ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था रिजर्व बैंक का। ठीक है। ये नोट बैंकों से करेंसी चेस्ट में जाते थे, करेंसी चेस्ट से रिजर्व बैंक पहुंचे और रिजर्व बैंक अपने ही सारे असली नोट काट कर खतरा करके जला देते थे। ये एक तरीका था। ठीक है, इसके बाद फेक करेंसी आई। तो क्या उत्तर प्रदेश में 60,000 करोड़ की जो करेंसी आ रही थी, सिर्फ इतने के लिए ही नोटबंदी की गई थी क्या देश में? और क्या वो करेंसी भारत में लाने का सारा जिम्मा सिर्फ अतीक अहमद के पास था क्या? ये सवाल है, ये सवाल है। तो आप कह रहे हैं, अगर ब्लंट होके कहें या सीधे तरीके से कहूं, तो आप कह रहे हैं कि फिल्म में जो वजह बताई गई है वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश है और आप उससे सहमत नहीं है। अगर हम उस डिस्क्लेमर पर ध्यान देंगे तो मैं सहमत नहीं, डिस्क्लेमर को साइड हटाइए, अगर उसको फैक्चुअली बात करें, क्योंकि देखो फिल्म में 15 चीजें फैक्चुअल भी है ना, तो उसी कड़ी में अगर ये चीज है तो उसे हम फैक्चुअल मानेंगे या नहीं मानेंगे? बस दूसरी बात, मुझे वो एफआईआर दिखा दी जाए, वो रिपोर्ट दिखा दी जाए जिसमें अतीक के लिए ये कहा हो किसी भी एजेंसी ने कि वो फेक करेंसी का काम करता था। मुझे वो रिपोर्ट दिखा दी जाए उस बयान के अलावा कि वो आईएसआई का एजेंट था, वो लश्कर तैयबा से जुड़ा था। तो मनोज जी थोड़ा सा आप डिफेंसिव हो रहे हैं, जो कि आपके नेचर को सूट नहीं करता। मैं तो फिर कह रहा हूं, रिपोर्ट छोड़िए, क्योंकि आपने इस विषय पे किताब भी लिखी है, आपकी खुद की भी फाइंडिंग है, ऑब्जर्वेशन, आपने जगहों पर जाकर भी चीजें देखी हैं। आपकी जानकारी क्या कहती है, ये करता था? मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूं। नहीं, आप ये करता था या नहीं करता था फेक? मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूं। हाँ हाँ, मैं तो प्रूफ्स के साथ बात कर रहा हूं और सारी बात प्रूफ्स के साथ कर रहा हूं। वही तो मैं पूछ रहा हूं, वो तो करता था बताए ना कोई। अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। हाँ हाँ। आजकल क्या है, ये एक बयान आया, इधर से कैंची चली, इधर से कैंची चली और एक रील बन जाती है। मैं पूरी बात कह रहा हूं
एजेंसीज पर सवाल है, वो बताएं कि कब वो आईएसआई का एजेंट था इतने सालों के करियर में। 75 के पहले मर्डर से लेके 2023 में मरने के पहले उसने बताया नहीं था। नहीं, वो गुंडा था, फेक करेंसी वो को लेकर, गुंडा था। फेक करेंसी को लेकर आपकी फाइंडिंग क्या कहती है? क्या वो इस काम में इन्वॉल्व था? क्योंकि जो आरोप लगता है, जो पहले हमारी बात भी हुई थी कि जो फेक करेंसी जाती थी वो यूपी के बूचड़ खानों में वो इस तरह से खपाई वहां पर जाती थी, तो इस पर आपका क्या कहना है कि वाकई वो इसमें इन्वॉल्व था या नहीं था? फेक करेंसी कहां कहां जाती बता दूं आपको। बूचड़ खाने लिट्टे फेक करेंसी लाता था इसके थ्रू, मूवीज की पायरेसी के थ्रू, ठीक है। नकली दवाओं में फेक करेंसी जाती है, ठीक है। इसके अलावा फेक करेंसी फुटकर दुकानदारों से ज्यादा जाती है, जैसे पान की दुकान, बाल काटने की दुकान, पंसारी की दुकान, जहां से आप सामान लेने जाते हैं। इनको एक 500 के नोट के बदले 2 500 के नोट दिए जाते थे। ये वो 500 नोट तो जीरो है ना उनके लिए। सही बात है। तो वो जिसको देगा तो उन्होंने तो 1000 दे दिए, आप समझ रहे हैं। उनको जीरो कॉस्ट है, पर उसके बदले उनको पैसा मिल रहा है। ये ऐसे सर्कुलेट की जाती है। ये पंसारी, पनवाड़ी, चाय की दुकानों, टपोरियों को ये नहीं पता है कि ये कहाँ छप रही है, कहाँ से आ रही है, असली है कि नकली है, ये इन सबको नहीं पता। मनोज राजन त्रिपाठी इज नॉट अ एजेंसी। मनोज राजन त्रिपाठी कैसे जाके, क्या मनोज राजन त्रिपाठी ने 75 से लेके लगातार अतीक अहमद को ट्रेस किया है? क्या वो ये बताएंगे कि वो फेक करेंसी में काम नहीं करता? अरे हम तो तिहाड़ गए, हम तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिले, हम बहुत सारे आईएएस आईपीएस से मिले, हम बहुत सारे नेताओं से मिले जिनके अतीक अहमद के बिजनेस में हजारों करोड़ लगा हुआ है। क्या कोई बताएगा कि अतीक अहमद के मर्डर से पहले और क्या हुआ था? अरे अतीक अहमद के मर्डर से 3 दिन पहले सेंट्रल एजेंसीज के छापे उसके ऑफिसेज और घर पर पड़े हैं। सारी कंप्यूटर डिस्क, हार्ड डिस्क, सब कुछ बरामद करके ले जाई गई है। हो क्या रहा था? ये मेरा कहने का मतलब है। मैं साफ बोलता हूं इसलिए कि फंबल नहीं करता, क्योंकि साफ बोलने में कोई फंबल नहीं करता। मैं कह रहा हूं उस बयान को किनारे कर दीजिए जब उसने खुद कहा कि भाई मेरे हथियार यहां से आते, ये लश्कर तैयबा, ये आईएसआई और हाँ मैं। मेरा सवाल एजेंसी से है कि तुम कहां थे, क्या कर रहे थे? उसने तो कबूल लिया, आपकी पूछताछ मान लिया, आपके पास सबूत था इस चीज का, और आपकी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं? मेरी जानकारी नहीं है। तो यही तो मैं इतनी देर से जानना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जो हम ये बात कह रहे हैं कि अतीक फेक करेंसी में शामिल था या उसके आईएसआई से संबंध थे, ये सारी बातें हम उसके उस बयान के आधार पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सबूत होता तो एजेंसी वो सबूत पेश करती। तो इसका मतलब फिल्म में जो दिखाया गया है कि वो फेक करेंसी में शामिल था या वो आईएसआई के साथ संपर्क में था, तो ये मैनिपुलेट किया गया, झूठ बोला गया। आप ये कहना चाह रहे हैं? फिल्म में, हाँ फिल्म में, हाँ। इस पात्र जीवित मृत से कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई जीवित मृत। तो फिर समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि उसको बैड लाइट में इसलिए दिखाया गया था कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तो फिर 2016 में कैसे अतीक मर रहा है? फिर मुझे ये बताइए। अगर ये तो नहीं होगा ना कि आधा फिक्शन करेंगे और आधा नॉन फिक्शन करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम अतीक पर चर्चा इस बात की करेंगे कि वो आईएसआई का एजेंट था कि नहीं था, वो फेक करेंसी में काम करता था कि नहीं करता था। तो तुमने एक फिल्म बना के 2 सीन दे दिए, हम यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो तुम बताओ ना फैक्चुअल क्या है? उसी को छानने के लिए तो बैठे हैं कि इसमें सच्चाई कितनी हाँ, तो उनके झूठ पर हम सच क्यों पर चर्चा कर रहे हैं? उनके झूठ पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो अतीक दिखाया ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि वो हमें बॉदर नहीं करना चाहिए? उन्होंने अतीक दिखाया ही नहीं, उन्होंने तो आतिफ दिखाया। वो तो 2 मिनट में बच निकलेंगे ना। अरे साहब हमने तो आतिफ दिखाया, 2016 में मारा है उसको, 2023 में लाख मराओ। अरे उसको 3 तो फिर इंटेंट मनोज भाई आपको क्या दिखता है? हूबहू ऐसा किरदार, नाम ऐसा, बोलने का तरीका ऐसा, हुलिया ऐसा, कोई भी जान सकता है कि किसकी बात हो रही है। फिर आखिर में तो फिर नरेंद्र मोदी सत्य क्यों है? और फिर उसको उसमें नरेंद्र मोदी सत्य क्यों है? हाँ, तो फिर इसका इंटेंट क्या है डायरेक्टर का? आप कह रहे हैं कि अगर उसमें झूठ और सच को मिला दिया गया है, तो फिर इंटेंट क्या है उसके पीछे? यही तो बात है। एक 80 सेकंड का डिस्क्लेमर हमारे फिक्शन नॉन फिक्शन को कहीं फिक्शन कर देता है, कहीं नॉन फिक्शन कर देता है। हम बैठ के चर्चा करेंगे कि सान्याल साहब डोभाल साहब थे कि नहीं थे। कल को डोभाल साहब ने हमसे पूछ लिया कि सान्याल साहब को आप जानते हैं क्या? वहां आप इस पे बच निकले। नोटबंदी
आपने कनानी की दिखाई वहां पाकिस्तान में, जब वो छप गए पैसा तो वहां से चला नहीं, क्योंकि वो तो जला दिया उसने, हम जाने, इसका मतलब आया ही नहीं। हमने नोटबंदी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा दिया। अब यहां हम रियल हो गए, और इस रियलिस्टिक सीन के बाद हम फिर अनरियल हो गए। हम आतिफ को लाते हैं जो अतीक बताते हैं, और अतीक को नोट करेंसी के मामले में मार देते हैं। तो आप कह रहे हैं रियलिटी और फिक्शन का ऐसा घालमेल किया गया? घालमेल तो अब मुझे ये बताइए मनोज भाई, अब मुझे ये बताइए, आप खुद वेब सीरीज बड़ दुरंदर बहुत शानदार पिक्चर, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हम यहाँ किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हम एक कंट्रोवर्सी है उसके, जो कह सकते हैं कि उसके छिलके उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विवाद है क्या, ताकि लोग समझें नाम इस तरफ है ना उस तरफ है। यही है, अभी तक हमारी डिस्कशन इसी तरफ जा रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पर, क्योंकि आप खुद वेब सीरीज भी लिख रहे हैं, फिल्में भी लिख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसी भी क्रिएटिव आदमी को ये एक उसको एक क्रिएटिव लिबर्टी होनी चाहिए कि अगर कोई एक इंसान है, अतीक जैसा ही कोई इंसान है जिसका एक आपराधिक पृष्ठभूमि भी है, वो अपने फन के लिए, अपने ड्रामा के लिए उसके खाते में कुछ ऐसे अपराध भी डाल दे जो उसने किए नहीं है, और फिर अगर कोई पूछे कि तुमने ये उसके खाते में क्यों डाल दिया, और वो ये कहकर अपनी जान छुड़ा ले कि मैंने तो डिस्क्लेमर दे दिया, क्या क्रिएटिव लिबर्टी करने की इजाजत भी देती है? इसमें मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं और डाल दूं, मेरा पूछने का इंटेंट इसमें यह है क्योंकि अपराध भी कई तरह के हैं। अगर अपराध कोई इस तरह का कर रहा है जो देशद्रोह में शामिल नहीं है, तो आप उसको सिर्फ अपराधी कह सकते हैं। लेकिन अगर अपराध इस तरह का है जिसमें फेक करेंसी है, ये तो एंटी नेशनल हुआ। अपराध ये हुआ कि आप विदेश की ऐसी एजेंसी के साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं जो आपके देश का बुरा करना चाह रही है, तो एंटी नेशनल हुआ। बिल्कुल है। तो ऐसी रचनात्मकता के नाम पर ऐसा घालमेल करना कि आप एक माफिया बाहुबली को एंटी नेशनल बनाएं, ये क्या क्रिएटिव लिबर्टीज की इजाजत देती है? ऐसा है, एक फिल्म आई थी फायर, जिसमें देवरानी और जेठानी ये दोनों लेस्बियन थी। नंदिता दास देवरानी थी, शबाना आजमी जेठानी थी। शबाना आजमी का जो पति है वो एक गुरु का अंधभक्त है, लिहाजा अपने शरीर और अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहता है, यानी उसके अपनी पत्नी से कोई शारीरिक संबंध नहीं है। लेकिन उस शबाना आजमी का जो पात्र है जेठानी का, उसकी अपनी शारीरिक जरूरतें हैं। ठीक इसी तरीके से देवरानी नंदिता दास का जो पति जावेद जाफरी है, वो दूसरी लड़की के चक्कर में फंसा है, तो इससे उसको संबंध नहीं बनाने, यानी दोनों ही देवरानी जेठानी के शारीरिक संबंधों की जो जरूरतें हैं, मैं मानता होती होंगी, ये दोनों एक दूसरे में तलाश लेती और लिस्बियन हो जाती है। तो सर क्रिएटिव लिबर्टी तो ये भी नहीं कहती कि जेठानी का नाम सीता हो और देवरानी का नाम राधा हो। ठीक है सर। क्रिएटिव लिबर्टी तो ये भी नहीं कहती कि जब नाना पाटेकर और रवीना टंडन की फिल्म आती है जिसका नाम होता है मुस्तफा, उस फिल्म के आने पर देश के तमाम तंजीमों ने, मुस्लिम संगठनों ने कहा कि मुस्तफा नाम कैसे रख सकते हो, बवाल हुआ। लोग भूल चुके होंगे इस चीज को, बवाल हुआ। अंततः फिल्म का नाम बदलना पड़ा और उसका नाम रखना पड़ा गुलाम मुस्तफा। घूसखोर पंडित आप लिखोगे और किसी मुस्तफा की तरह किसी ब्राह्मण हिंदू संगठन को अगर इस पर ऐतराज होगा तो आपको घूसखोर पंडित का नाम पंडित हटाना पड़ेगा। देवरानी और जिठानी का नाम राधा और सीता नहीं रखना पड़ेगा। आपने पाताल लोक देखी, फेमस वेब सीरीज है। मुझे यह बताइए कि आखिर उस पाताल लोक में सिर्फ कुतिया का नाम सावित्री क्यों है? क्यों? हमारे यहां तो सती वट वृक्ष की जो बरगदाही पूजा होती है वो होती है, वो तो सती सावित्री की ही कथा है। उस सावित्री के नाम को कुतिया के नाम से क्यों रखा गया? ये क्रिएटिव लिबर्टी किस तरीके की? तो इसमें मनोज जी मैं पूछना चाह रहा हूं, तो जो एक मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आप इसको गैर लापरवाही मानते हैं या इसके पीछे आप कोई बदनीयत देखते हैं? अगर कुतिया का नाम सावित्री है, क्या ये लापरवाही से रख दिया गया नाम है कि सोचा ही नहीं कि किसी को बुरा लग सकता है, या आपको लग रहा है कि इसके पीछे इंटेंट है? चलिए अब मैं इसका बहुत दीक्षांत जवाब देता हूं। एक होती है सर एंगेजमेंट फॉर्मिंग, ठीक है। फिल्म के बारे में एक चीज आप जान लीजिए,
70 के 60 के दशक से समझ लीजिए अब तक है वो, जिस फिल्म ने दिल्ली यूपी टेरिटरी जीत ली, वो फिल्म सुपरहिट है। ओके, लेट मी कंप्लीट। आमिर खान ने दिमाग लगाया, दंगल बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा चाइना से कमाया। रास्ता किसने दिखाया था? अक्षय कुमार की फिल्म चांदनी चौक टू चाइना। चाइना में एक अलग मार्केट है हिंदी मूवीज का। आज तक दंगल का मुकाबला कोई नहीं कर पाया क्योंकि किसी को चाइना में वो मसला नहीं मिला। ओके, अब फिल्में देख लीजिएगा, अगर इधर का हीरो है जैसे एनिमल, तो हीरोइन साउथ की है, रश्मिका मंदाना, ठीक है। अगर उधर का हीरो है तो इधर की हीरोइन है। राजा मौली या नील, ये सारे लोग अपनी सारी फिल्मों को, चाहे वो केजीएफ हो, आरआर हो, बाहुबली हो, कोई भी हो, सबका हिंदी वर्जन कराकर रिलीज कर रहे हैं और उन्होंने बंबईया फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी तैसी कर दी, ठीक है। बंबईया फिल्म इंडस्ट्री को फिर समझ में आया कि हमको साउथ को एडॉप्ट करना पड़ेगा, और जब एडॉप्ट करने की जिम्मेदारी आती है तो इस फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह यानी शाहरुख खान तय करता है कि वो एटली की फिल्म में काम करेगा। जवान हो गई सर हिट, क्योंकि साउथ इन्वॉल्व कर लिया। ओके, फिर वो एटली आते हैं और अपनी ही फिल्म थेरी, उसका रीमेक बनाते हैं डेविड धवन के लड़के को लेके, क्या नाम है, वरुण धवन को लेके, ठीक है। अब इस फिल्म में क्या क्या है, इस देश में सबसे ज्यादा क्या बिकता है, सच बताइएगा, जिसके लिए हम सड़क खाली कर देते हैं? क्रिकेट। ओके, उस क्रिकेट में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान के खिलाफ थ्रस्ट समझ रहे हैं आप क्या है? हम उनको मैच में भी हारते और रौंदते देखना चाहते हैं। वो पाकिस्तान जिसने हमारी ऐसी तैसी कर रखी है। अशरफ अली, 75 करोड़ रुपए हमने ना दिए होते तो तरपाल नहीं आता पाकिस्तान की छत पे, हम ताली बजाते हैं। एक सन्नी देओल उठाता है, हैंडपंप उखाड़ के मारना शुरू करता है, हम इतने खुश होते हैं कि पूरा इंडियन उससे जुड़ा होता है। तो जब पाकिस्तान, लियारी, मेजर इकबाल, दाऊद इब्राहिम, हम सबको देख रहे हैं कि अरे साला तबाह कर दिया, क्रिकेट के एक मैच का थ्रस्ट समझिए और फिर पाकिस्तान का थ्रस्ट समझिए, जिससे हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया है। हो गया? यहां तक ओके हैं आप मेरे साथ? इस देश का सबसे मोस्ट वांटेड कौन है जिसको आज तक लोग नहीं देख पाए, चाहते हैं क्यों नहीं? दाऊद इब्राहिम। ओसामा बिन लादेन को लोग तड़प के रह गए कि यार अमेरिका ने पकड़ तो लिया, लेकिन मारा कि नहीं मारा? तो दो थ्योरी है, मारा नहीं, रखा है अभी अपने पास, और एक दूसरी थ्योरी कि नहीं, समुद्र में फेंक दिया। तो दूसरी थ्योरी पे आदमी थ्रस्ट होता है। तो दाऊद इब्राहिम जिंदा है कि मर गया है, इस बात को लेके इंडियंस में थ्रस्ट है इस बात का। तो पाकिस्तान द बिगर थ्रस्ट, दाऊद इब्राहिम द सेकंड बिगर थ्रस्ट। अब दिल्ली यूपी टेरिटरी, उस दिल्ली यूपी टेरिटरी में किसी मनोज राजन त्रिपाठी ने कसारी मसारी लिख के अतीक की इतनी चकल्लस कर दी पूरी देश में, और उसके मरने का जो स्टाइल था वो इतना शानदार था, और उसके अंदर मैटर था। 5 बार का विधायक था, 1 बार का सांसद था, 250 मुकदमे हैं, मारा भी जिगाना से गया, 3 लड़कों ने मारा, जय जय श्री राम के नारे लगाए, पुलिस ने होल्स्टर में हाथ भी नहीं डाला, उनको सरेंडर करने दिया, और मिट्टी में मिल गया अतीक। इतना मैटर 3 सीन के लिए काफी नहीं था क्या? तो पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम, दिल्ली यूपी टेरिटरी, अतीक जैसा कैरेक्टर, मोटा, पगड़, तहमद, बंडी सब पहने हुए, बोलता है तो एक सेंटेंस में 5 गाली देता है। एक्चुअली मेरी किताब में भी है। उस कैरेक्टर को उठा के जब आप चिपकाते हैं तो आज नीरज और मनोज राजन त्रिपाठी बैठे केवल उन 2 सीन के बारे में या फिर से अतीक के बारे में बात कर रहे हैं। ये है इंगेजमेंट फार्मिंग। और जब इंगेजमेंट फार्मिंग होती है तो टिकट खरीदा जाता है, और जब टिकट खरीदा जाता है तो फिल्म के रिलीज होने से पहले 100 करोड़ के टिकट बिक चुके होते हैं। मनी मैटर्स। समझ गया। आपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। मनोज भाई, आप तो जर्नलिस्ट भी रहे इतने साल, अब लेखक भी हैं, फिक्शन राइटिंग भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि यही जो बात आपने एंगेजमेंट फार्मिंग की बात की,
अगर मैं प्रोपेगेंडा को यहाँ पर इंक्लूड करूं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने देखा कि पाकिस्तान हैंडल्स की तरफ से बहुत सारी ऐसी खबरें इंडिया को लेकर चलाई गई जो झूठ थी, सिर्फ इसलिए ताकि जो एक नैरेटिव है उसमें पाकिस्तान जीत सके, ठीक है, और इसको एक्सेप्टेबल भी आजकल मान लिया गया। अब जैसे ईरान के कुछ हैंडल कर रहे हैं या यूएस के भी कुछ हैंडल कर रहे हैं ईरान यूएस वॉर में। अब मैं ये कहता हूं कि क्या अगर प्रोपेगेंडा को एक्सेप्टेबल मान लिया गया सोशल मीडिया में, तो क्या हमें उसे फिल्मों में भी एक्सेप्टेबल मान लेना चाहिए? क्योंकि सॉफ्ट पावर तो अपने आप में एक पावर तो है ही ना। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से जुड़ी अब 10 चीजें तथ्यात्मक दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि 3 चीजें हमने प्रोपेगेंडा के तहत डाल दी, उससे लोगों का मोराल बूस्ट हो रहा है, लोगों की वो प्यास बुझ रही है जिस प्यास का लगातार जिक्र कर रहे हैं, और पाकिस्तानी भी एम्बेरस हो रहे हैं कि हमें क्या कर दिया। चूंकि फिल्म प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, मंच इतना बड़ा है कि आप 1000 ट्वीट कर लें तब भी आप वो असर पैदा नहीं कर पाएंगे जो एक असर एक फिल्म पैदा कर पाएगी, जो सालों तक, सैकड़ों सालों तक रहने वाली है। तो आपका अगर फिल्म का प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल हो रहा है और फिल्म एक सॉफ्ट पावर भी है और सारी लड़ाई ही नैरेटिव वॉर की है, तो क्या आप इसको जस्टिफाइड मानते हैं कि हाँ ठीक है, फिल्म में अगर प्रोपेगेंडा डाल रहे हैं, लोगों का मोरल बूस्ट हो रहा है, दुश्मन अगर नीचा दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है? मेरा मानना है कि सेंसर बोर्ड से अगर कोई चीज़ पास हो गई है फिर उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। आपकी एज ए क्रिएटिव पर्सन क्या सोच है? सेंसर बोर्ड तो बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें भी करता है, उस पर हम बात नहीं करें। आपकी एज ए क्रिएटिव पर्सन, एज एन एडिटर, आपकी क्या सोच है इस पर? मुझे लगता है कि फिल्मों में अगर इतनी ताकत होती तो ये देश बदल चुका होता। फिल्मों में अगर इतनी ताकत होती, हम समझा ही नहीं पाए कभी। मनोज राजन त्रिपाठी का एक दोस्त है आसिफ, 90s बिगिनिंग में मैं उनके माँ बाप के पैर छूता था। उनकी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि बेटा, हमारे यहाँ सजदा सिर्फ खुदा के आगे किया जाता है। तो मैंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बताया है कि माँ के कदमों में ही खुदा होता है। ब्यूटीफुल। तो ये तो खत्म हो चुका है। हम इस बात से डरे हुए हैं नीरज भाई कि अगर ये सरकार गई तो मुबीन उठेगा एक दिन और मैकू की गर्दन चापड़ से उतार देगा। ये जो मुबीन और मैकू का फर्क आया है, इसने सर थ्रस्ट पैदा कर दिया है। वो थ्रस्ट हमें बताता है कि ये धुरंधर एक हिंदूवादी फिल्म है। ओके, देखिए, राष्ट्रवादी नहीं है वो। अच्छा, नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो चल रहा है उसमें यही बताया जा रहा है ना कि ये एक हिंदूवादी फिल्म है। तो ये जो हमें समझ में आ गया ना मैकू और मुबीन, तो मुबीन को ये फिल्म नहीं अच्छी लग रही है, मैकू को ये फिल्म इतनी अच्छी लग रही है कि मुबीन को नहीं अच्छी लग रही, इसलिए हमको ज्यादा अच्छी लग रही है। जो मैकू नहीं देखना चाहता वो इस चक्कर में जा रहा है कि मुबीन नहीं जा रहा, इसलिए हम जाएंगे देखने। तो प्रोपेगेंडा फिल्मों में होता है, लेकिन क्या ये मैं मान लूं कि 15 अगस्त 1975 के बाद ही इस देश में क्राइम आया जब शोले रिलीज हुई? कैसा है? क्या ऐसा है कि रमन राघव नाम का एक बंदा था जो फिल्म ने क्रिएट किया है? देखिए, फिल्म है। स्पाइडरमैन कभी देखा है? समाज में दिखाई दिया? दिमाग की क्रिएट किया। एवेंजर्स का जो वर्ड है वो कहीं देखा आपने? नहीं देखा। हमने मिल्खा सिंह की कहानी देखी है, हम उससे मोटिवेट होते हैं। जिंदा है तो प्याला पूरा भरते हैं, है ना? हम मोटिवेट होते हैं इससे हमारी थ्रस्ट शांत हो रही है। ठंडा मतलब कोका कोला, सीधी बात, नो बकवास। ये प्यास बुझा रहा है। तो क्रिएटर की अब फिर जिम्मेदारी को कहां प्लेस करेंगे? कौन सी जिम्मेदारी? नहीं, आपके हिसाब से कौन सी जिम्मेदारी? उसको सिर्फ ये मतलब है कि कुछ ऐसा मीडिया दिखाओ कि आपकी उत्तेजना भड़क सके। मीडिया की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? बिल्कुल। इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया था, कराची हथिया लिया था, मुनीर को गिरफ्तार करके ला रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। सायरन बजा के किसने खबरें दिखाई थी? मीडिया ने। मीडिया अगर मिशन था तो फिर एक तरफा क्यों है सर? देन व्हाई ओनली फिल्म क्रिएटर्स? हम सिर्फ उनकी बात क्यों करें? आज दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जिम्मेदारी नहीं दिखा रहा, तो मीडिया की और फिल्मों की बात हम क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल। वो एक झक्की बैठा हुआ है जिसने पूरे देश में ऐसी तैसी कर रखी, पूरे विश्व में ऐसी तैसी कर रखी है सर। वहां से हम बात करते हैं मीडिया पे, वो धर्मेंद्र को पहले मार देती है, 15-15 दिन पहले मीडिया मार देती है भाई। फिर उसके बाद सायरन बजता है, सायरन पर नोटिस आनी पड़ती है। आज हम खड़े हुए हैं कि हमारी 1 महीने की टीआरपी रोक दी गई है। अरे तो हमने कुछ कर्म किए होंगे ना, तभी तो टीआरपी रोकी गई है।
तो हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो तो हर शुक्रवार को एक फिल्म लाते हैं, हम तो 24 घंटे में 20 हेडलाइंस दिखाते हैं। तो मनोज भाई, हमने सारे इन बाहुबलियों की बात की, अतीक की बात हुई, मुख्तार की बात हुई, और आप भी एक नई किताब लेकर आए हैं, और किताब हमारे बीच भी है, कसाई बाड़ा। और आपने जैसे कि मुझे कार्यक्रम से पहले कहा था कि इसमें जो हैवानियत की कहानी है, यूं कहें कि जो एग्रेशन इस किताब में है, उसके सामने सारे बाहुबली बड़े नन्हे मुन्ने से, चुन्नू मुन्नू से लगते हैं। तो बताइए क्या किताब और किस बारे में? देखिए, किताब है, इसका नाम है कसाई बाड़ा। ये कसाई बाड़ा एक हिंदू लड़की की कहानी है, जिसको 13-14 साल की उम्र में मुस्लिम कन्वर्ट किया गया। मतलब कन्वर्ट हुई, वो होना पड़ा, मजबूरी है उसकी। सिर्फ मुस्लिम कन्वर्ट नहीं हुई, वो उसको कोठे पर भी बैठाला गया। एक ऐसा कोठा जिसमें जब वो तवायफ बनी तो उसको नृत्य की, तहजीब की जो तालीम दी, वो सच में उमराव जान ने दी थी। सच में ये वो कैरेक्टर है जिसके बारे में वीर सावरकर ने भी लिखा है अपनी किताब में। उस कैरेक्टर का नाम है अजीजन बाई। ये कहानी 1857 में सेट है, जिसमें उस वक्त जो सेना लड़ रही थी, दो थे लोग ना। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना का ही तो सिपाही था, उसने बगावत कर दी थी। तो जो ब्रिटिश हुकूमत में जो सेनाएं थी, उसके सैनिकों ने बगावत की। तो ऐसा ही एक बागी था जिसका नाम शमशुद्दीन था। वो शमशुद्दीन अजीजन बाई से इश्क भी करता है। अच्छा। लेकिन अजीजन बाई की पूरी शर्त ये थी कि हम शादी तब करेंगे जब हमारा मुल्क आजाद होगा, हमारा कानपुर आजाद होगा। इस पूरी कहानी में कानपुर है, मेरठ है, दिल्ली है, कोलकाता है, बरेली है, फैजाबाद है, लखनऊ है। मैं बात कर रहा, जैसे हम और आप अतीक की बात कर रहे थे, हम आप मुख्तार की बात करते हैं कि इन्होंने बड़े लोगों को मार दिया, युद्ध में इतने लोग मारे गए। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ कश्मीर में। भोपाल गैस त्रासदी में इतने लोग मार दिए गए। केदारनाथ की जब आपदा आई थी, उसमें इतने लोग मार दिए गए। हम बात करते हैं। बिल्कुल। यह किताब सिंडलर्स लिस्ट है। ओके। सिंडलर्स लिस्ट है। अच्छा। जिसमें उसने हजारों लोगों को गैस चैम्बर में मारा था। ऐसे ही इस कहानी का जो कसाई है, उसको बुचर ही कहते हैं। उसका नाम है कर्नल जेम्स स्मिथ नील, जिसने 63 दिनों में 70 से 80 हजार लोगों का कत्ल किया था। इतना दरिंदा था कि हिंदुओं को पहले उसने गाय का मांस ठूस ठूस कर खिलाया, फिर फांसी पे लटकाया। इतना दरिंदा था कि मुसलमानों को पहले उसने सुअर का मांस खिलाया, फिर गोलियों से भूना। अगर कोई गर्भवती महिला उसको दिख गई तो उसको गोली जरूर मारता था। गोली नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, गोली नहीं, जो संगीन एनफील्ड की लगी होती तो वो संगीन उसके पेट में गुजरता था। और फिर अपने सबॉर्डिनेट से पूछता था वो क्या कहावत है, तो कहता है कि एक तीर से 2 निशाने। तो उसका कहता डोंट वेस्ट बुलेट, बुलेट वेस्ट मत करो, बहुत प्रीशियस है बुलेट, ऐसे मारो, एक बार में 2 लोग। तो कौन अतीक, कौन मुख्तार, कौन दाऊद, हम उसकी बात कर लें। ये पूरी सच्ची कहानी है। और फिर कैसे उसको निशाने पे लिया गया, ये उस पूरी कहानी का मर्म है। इसमें इश्क है, इसमें उन्स है, इसमें इबादत है, इसमें अकीदत है, मोहब्बत है, इसमें जंग है, इसमें जुदाई है, इसमें कसाई है, इसमें राजा का महल है, दरबार खास है, इसमें छुपा हुआ, ढका हुआ, ना बताया गया खूंखार इतिहास है। बेहतरीन, बेहतरीन। आप बोल रहे हैं तो सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि पर्दे पर अगर ऐसी फिल्म आएगी, और जो आप कह रहे हैं कि अक्सर जो कहानियाँ होती हैं जो आज के दौर में हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम टाइप की है, लेकिन इसमें दोनों ही चूंकि पीड़ित हैं, और मैं ऐसा अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि शायद बाद में कोई जो वहाँ पर रिवॉल्ट हुआ होगा तो दोनों एक साथ आए होंगे। तो क्या 1 मिनट किताब हाथ में लिख सकते? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, ये महल है, ये भगवा झंडे हैं, ये पेशवाई का झंडा है, पेशवा कर बाजीराव,
बाजीराव के वंशज की कहानी है, लेकिन इसमें हरे झंडे भी है। बेहतरीन। ये इस्लाम के हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जफर की अगुवाई में ही तो सारी लड़ाई हो रही थी। तो इन पेशवाओं ने जो भगवा ध्वज लेके चलते थे, जो हिंदू के लोग थे, वो मुसलमानों के साथ लड़ रहे थे। इस कहानी में वो नील है जिसकी कब्र, जिसके नाम पर रोड, जिसके नाम पर गेट अभी भी लखनऊ में है। वो हडसन है जिसने बहादुर शाह जफर के बेटों का सर कलम किया था। उसकी कब्र लामार्ट में है, लखनऊ में। इस नील की एक मूर्ति चेन्नई के चौराहे पर लगी थी, जिसको उस वक्त 1930 के आसपास की बात है, गांधी जी को बीच में उतरना पड़ा था कि हम इस पर शांति वाला आंदोलन करेंगे, लेकिन ये मूर्ति यहां से हटनी चाहिए। वो मूर्ति आज भी चेन्नई के संग्रहालय में रखी हुई है। ओके। जानते हैं क्या सर, हम ये तो बताते हैं कि अकबर ने राजस्थान में जाकर 40,000 हिंदुओं को मारा था। हम ये बताते हैं कि टीपू सुल्तान जो था वो एक दमनकारी था, हिंदुओं को उसने सबसे ज्यादा मरवाया, बताते हैं। हम किसी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर देते हैं, हम ये सब करते हैं। अकबर रोड का नाम बदलेंगे, हुमायूं रोड का नाम बदलेंगे। लोग तो कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर भी हटा, तो हर बार एक नया बयान आता है। जानते हैं क्यों सर? इससे वोट मिलता है, वोटों की फसल लहराती है। उनका क्या करेंगे जिन्होंने 70,000 लोगों को मारा है? उनके नाम पर हैवलॉक रोड हटाएंगे आप? क्यों नहीं हटाएंगे? फर्क नहीं पड़ता, वोट नहीं आता इस राजनीति से। लेकिन हिंदू अखबार जिसकी आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से उन्हीं का कॉन्क्लेव था। जब ये दिल्ली का ऑफिस शिफ्ट किया गया है, तब नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा था कि मैकाले की शिक्षा पद्धति को हम किनारे करेंगे। जब बयान देने का मौका आता है ना, तो मैकाले याद आते हैं, कोई जेम्स स्मिथ नील याद नहीं आता। जनरल डायर सबको याद है, इसलिए याद है कि उसने जलियांवाला बाग किया था। नो डाउट जलियांवाला बाग बहुत क्रूरतम कांड था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सबसे क्रूरतम था, यह सबसे क्रूरतम था। बिल्कुल। इसको जब पढ़ेंगे ना, तब मैं बात करूंगा कि क्या कोई है जो ये बताए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने मनोज भाई एक्सप्लेन किया। और मनोज, इस चर्चा के आखिर में एक ऐसा सवाल जो मुझे लग रहा थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आप जैसा तजुर्बेकार आदमी उसका जवाब दे सकता है। हम मनोज भाई एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस वक्त पूरी दुनिया पर अगर हम नज़र डालें कि यूएस क्या कर रहा है बाकी देशों के साथ, वेनेजुएला में उसने क्या किया, ईरान में क्या किया, या बाकी जगह भी जो भी कुछ हो रहा है, और भारत पाकिस्तान की भी कह सकते हैं कि कशीदगी जो है बनी हुई है काफ़ी वक्त से। और इस पूरे दौर में एक जो चीज़ देखी जाती है कि हम मौत को भी सेलिब्रेट करने लगे हैं कि अमेरिका ने इतने मारे ईरान में, तो ईरान कहता है मैंने भी इतने मार दिए। हमने कहा कि हमने पाकिस्तान में इतने मारे, पाकिस्तान ने कहा हमने भी इतने मार दिए। हमने धुरंधर मूवी बना दी और देखा कि हमने पाकिस्तानी को कत्ल कैसे किए। ये सही है कि हमारे अंदर के गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर मैं एज ए ह्यूमन पूछूं, इंसान के तौर पर पूछूं या मानवतावादी सोच के नाते पूछूं, ये अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदीपूर्ण चीज़ है जब हम दुनिया में जंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जंगी जहाज गिराने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरों को मारने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक इंसान के तौर पर या एक संपादक के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? आखिरी सवाल है आपका ना बेहतरीन सवाल है, और एक कतई पेचीदा नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन में जब लड़ाई होती है तो शायद हम एक कमरे में बैठे 4 लोग 2 में बढ़ जाते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं या हम इजराइल के साथ हैं। मर हाड़ मास का बंदा ही रहा है। पाकिस्तान तो नो डाउट मरते हैं तो मजा आता है। उसकी शुरुआत होती है क्रिकेट से, उसकी शुरुआत क्रिकेट से हो जाती है। हम क्रिकेट में भी उनको मरते देखना चाहते हैं, हारने की जगह मरते देखना चाहते हैं। मुझे लगता है पेट्रोल, डीजल, ईंधन, वर्चस्व, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका मार्केट भी तो पैदा करना पड़ेगा। तो अगर हथियार बन रहे हैं अमेरिका के, तो खपेंगे कहां जब तक यूक्रेन और रूस 3-4 साल लड़ेंगे नहीं। हम अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ तालिबान को हथियार सप्लाई जब तक नहीं करेंगे,
तब तक रशा से लड़ाई कैसे होगी? नहीं लड़ाई होगी तो हथियार खपेंगे कैसे? कोई एक ओसामा बिन लादेन, कोई ISIS नहीं होगा तो हथियार खपेंगे कहाँ से? किसी वेनेजुला को उठा लेंगे तो सबसे ज़्यादा तेल जो हमारे पास था वो हमारा हो जाएगा। हम रशा चीन को एक एक करके धीमे धीमे गोलबंद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब फिर लड़ाई होगी तो फिर हथियार बिकेगा। ऐसे ही ईरान का हो गया। ईरान की लड़ाई तो कम से कम मेरे ख्याल से अहमदी नेजाद जब थे और जब बुश थे संभवतः, तब से लड़ाई होने की स्थिति थी कि हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, लेकिन ईरान इराक के बीच में हो गई थी। ये सारा खेल वर्चस्व का है, ईंधन का है, बेसिकली हथियारों का है कि हथियार कितने ज़्यादा खपेंगे। इंसान इंसान पर मरने की जो आप बात कर रहे हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि धुरंधर के हॉल के अंदर बैठकर आप सैकड़ों पाकिस्तानियों के मरने पर ताली बजा रहे हैं। ठीक है, मनोरंजन है, लेकिन ताली बजा रहे हैं। सेना नहीं लड़ रही है सर, जासूस लड़ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। जब कसाईवाड़ा पढ़ेंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि अरे यार, वहां तो सैकड़ों पाकिस्तानी मारे गए थे, यहां तो हजारों हिंदुस्तानी मार दिए गए। क्योंकि तब हम हिंदुस्तानी थे, तब हरा भगवा दोनों हमारा था। अब हम हरे के खिलाफ भगवे को लड़ा रहे हैं। तो इंसान किसी का है ही नहीं, हम नहीं है। इसीलिए मेरे दो कैरेक्टर हैं जिन पर कभी किताब लिखूंगा, मैकू और मुबीन। मैकू, हमें उस स्थिति में गुजरना पड़ेगा। पंच परमेश्वर पढ़ी है कहानी आपकी, अलगू चौधरी वाली। हमें एक फैसले पर आना पड़ेगा। अगर ये मौत का जश्न नहीं होता तो अतीक अहमद पर हेडलाइन नहीं होती कि क्या अतीक की गाड़ी पलटेगी। होगा, होता नहीं, लेकिन क्या इसके पीछे ये मनोविज्ञान भी है कि जो आदमी जिसके बारे में कोई संशय नहीं है, दो राय नहीं है कि उसने अपने जीते जी किस तरह की खुद दहशतगर्दी की थी, और एक इंसान के अंदर एक न्याय की प्यास तो है ही ना कि जो आदमी बुरा था उसका अंत भी बुरा होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को तसल्ली भी मिलेगी, क्योंकि कोई भी बुरे आदमी को जीतता तो नहीं देखना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे श्री प्रकाश शुक्ला को मार दिया गया था, वैसे ही किसी के अतीक अहमद होने से पहले उसे मार देना चाहिए था। कल्याण सिंह ने STF बनाई उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश को मारने के लिए, और श्री प्रकाश किसका चेला था? हरिशंकर तिवारी का। तो हरिशंकर तिवारी ने उसका इस्तेमाल किया, STF बनी और श्री प्रकाश शुक्ला मार दिया गया। तो कोई अतीक, कोई अतीक या मुख्तार बनने थे रिजवान हैदर, ददुआ पटेल, फूलन देवी, विकास दुबे, ब्रजेश सिंह, इन सबको कुछ बनने से पहले ही खत्म क्यों नहीं किया गया? सर, इस देश में जो सबसे बड़ा हमला हुआ है अब तक वो 26/11 था। उसमें हमने कसाब को पकड़ा था, 4 साल के ट्रायल के बाद फांसी दी थी उसको। तो या तो तय कर लीजिए कि हमें ट्रायल नहीं करना, तो हम सबको मार देते हैं, हम सबको मार देते हैं। तो कानून की वो परिभाषा कहाँ गई कि सैकड़ों निर्दोष भले ही छूट जाए, लेकिन एक सैकड़ों दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को छुआ नहीं होना। तो अपने आप को, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए अगर आपके अंदर भी एक क्रिमिनल बैठा है कि ये है तो इसको मार देते हैं। हाँ। कभी अतीक को लगता होगा कि वो क्रिमिनल है? कभी नहीं लगता। उसको लगता है वो अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहा है। किसी नादिर शाह को भी ऐसे ही लगता होगा। तो ये इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज होती तो नहीं है, लेकिन हां, वध और हत्या में फर्क है। रावण से ज्यादा पूजा किसकी की थी? भगवान ने। भगवान की सबसे ज्यादा पूजा रावण ने की, लेकिन रावण का वध करना पड़ा राम को। वो इतना बड़ा काल हो चुका था उस समय का। तो मेरा मानना है कि वध और हत्या, इन दोनों चीजों में फर्क है। सरकारों को अगर उठाकर ठांस कर सारे आरोपों में लगा, जैसे योगी आदित्यनाथ ने किया, ये मैं कहना चाहूंगा कि गैंगस्टर की परिभाषा बदल दी। गैंग का सरदार पकड़ा जाएगा तो गैंग के सारे मेंबर भी पकड़े जाएंगे। गैंग के सरकार की एक एक संपत्ति कुर्क होगी तो गैंग के मेंबर की भी एक एक संपत्ति कुर्क होगी। खाते सीज होंगे, अवैध बिल्डिंग गिरेगी, छज्जा भी गड़बड़ होगा, नल अवैध लगाए तो कटेगा, खेत पे कब्जा है तो हटेगा, सब कुछ होगा। तब आदमी को लगता है इनके साथ खड़े हो कि ना खड़े हो। ये जलजला पैदा करना पड़ेगा। ये किया योगी आदित्यनाथ ने, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि स्टार्टेड बाय मायावती ने अतीक के खिलाफ किया। तो हमें
अच्छा तो लगता है किसी को मरते देखकर, लेकिन जब बात किसी अपने पर आती है ना तो दिक्कत होती है, तो लगता है गलत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मानव हत्या का जश्न मनाना तो बंद करना पड़ेगा हमारे लिए। शायद किसी भी तरीके का युद्ध किसी बुद्ध को नहीं जीतना चाहिए। बुद्ध से बड़ी कोई चीज नहीं है, हमें रहना वैसे ही चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा कहना है। बहुत खूबसूरत पंक्ति भी आपने इस पूरी चर्चा का अंत किया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। तो मुद्दा हमारा यही था कि धुरंधर फिल्म में अतीक का जैसे उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, दिखाया गया है, तो आपके उसके बारे में बड़े साफ राय है कि हाँ, तथ्यों पर हम बहस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फिल्म जब डिस्क्लेमर दे रही है तो आप उस पर तथ्यात्मक तौर पर उसको ज़्यादा कुरेदेंगे, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि फिल्म तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुकी है कि भैया हमने डिस्क्लेमर दे दिया। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये आता है कि जब आप क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं तो क्या क्रिएटिव लिबर्टी आपको जिम्मेदारी से भी बचा देती है? क्या एक क्रिएटिव लिबर्टी लेते वक्त आपको ये दिखाना है कि आप एक माफिया को क्या देशद्रोही भी दिखा सकते हैं? हो सकता है देशद्रोही हो, लेकिन अगर देशद्रोही है तो फिर आपको आपकी एजेंसी को उसके सबूत भी देने चाहिए, ना कि फिल्म के जरिए आप उसे स्थापित करें। तो ये चर्चा का कहीं ना कहीं लबोलबाब था। बहुत धन्यवाद सर आपका इस पूरी बातचीत के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी नई किताब कसाई बाड़ा के लिए, और उम्मीद करते हैं जल्दी ये उसी तरह से धूम मचाएगी जैसे पहले आपकी किताब कसारी मसारी ने मचाई। थैंक यू नीरज भाई। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल कैमरामैन ऑल्सो। तो इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।